हमें माथे पे बोसा दो। मैंने उसके हाथ पे 1 रुपए का नोट रखा। उसने मुझे यूं देखा जैसे मैंने उसकी हथेली पे जलता अंगारा रख दिया हो। खामोशी से वो नोट उसने मुझे वापस थमा दिया। अचानक वो बच्चा कितना बड़ा हो गया था। फिर वक्त ने करवट बदली और मेरी आंखों के सामने एक और चेहरा आ गया। वो भी मुझे यूं ही रास्ते में कहीं मिल गया था और मैंने भी यूं ही बहुत सी बातें पूछ डाली। वो तमाम बातें जिनके लिए सारे लफ्ज हवा में उड़ जाते हैं और कभी लफ्जों के सहारे, कभी इन सहारों के बगैर भी बातें बहुत आसानी से हो जाया करती हैं। मैंने उसका नाम पूछा था। नाम जाने क्या था? रही उम्र की बात, तो वो 10-11 बरस का तो होगा ही। स्कूल की सूरत उसने देखने की कोशिश नहीं की या घर वालों ने इस कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया। बस ऐसी ही कुछ बात थी जो उसने मुझे बताई थी। उसने जो कहानी अपनी मजबूरियों की, अपनी जिंदगी की मुझे सुनाई थी, वो वैसी ही कहानी थी जो फिल्मों के शौक में घर से भागने वाली लड़कियां अमूमन सुनाती हैं, बल्कि घड़ती हैं। उस बच्चे ने भी अपनी जिंदगी की कहानी को पेंसिल का सिक्का समझकर अपनी मर्जी के मुताबिक घड़ने की कोशिश की थी। फिर मैंने उसका काम पूछा था, जबकि ये पूछे बगैर भी जाना जा सकता था। कपड़े फटे पुराने और मैले थे। चेहरे और हाथ पैरों पर मैल की इतनी तहें चढ़ाई जा चुकी थी कि वो किसी कोयले की कान से निकले हुए कोयले की मानिंद नजर आता था। मेरे सवाल के जवाब में उसने कहा था, काम अभी दिखा देता हूं। गलियों मोहल्लों में फिरने वाले बहुत से गंदे बच्चों जैसा ही वो बच्चा था, जिसकी नाक भी बह रही थी और रालें भी टपक रही थी, मगर उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। अगर उसे किसी चीज की परवाह थी तो वो उसका काम था। उसने कहा था, मैं चोरी नहीं करता, पैसे नहीं मांगता। पैसे भी कहाँ मांगता हूँ। दरअसल मेरी मेहनत लोगों को पैसे देने पे मजबूर कर देती है। उस बच्चे ने बिल्कुल सच कहा था। वो बहुत बड़ा फनकार था। उसकी अदाकारी देखकर पत्थर दिलों की आंखें भीगने लगती हैं। औरतें बढ़कर उसे प्यार करती हैं, उसके सर पे हाथ फेरती हैं, दुआएं देती हैं और बच्चे की खाली हथेलियों को सिक्कों और रुपयों से भरने लगती हैं। मुफलिसों के दिल इतने ही बड़े होते हैं जितना दौलत से उनके हाथ तंग होते हैं। जैसे कई औरतें ये भूल कर के कचहरी से अगली बस बदल कर उन्हें मंजिल पर पहुंचना है, वो सारी रेज़गारी उस बच्चे को दे डालती हैं और खुद तपती दोपहर में पैदल घरों तक पहुंचती हैं, जहां कोई पीनो, शीदा या बिल्लो नलके का गर्म पानी देकर पूछती है, माँ थक गई हो, आज भी काम नहीं हुआ? तो माँ ठंडा सांस भरकर कहती है, नहीं पुत्र, साढ़े लेख सुते ही रहेंगे। बात फिर आगे चली गई। पिछले स्टेशन की कहानी अधूरी रह गई, वो भी तो पूरी करना है। वो बच्चा अपनी अदाकारी का मुजाहरा करने के बाद सारी कमाई एक वीडियो गेम्स की दुकान में जाकर खर्च कर देता है और फिर नए सिरे से अगले सीन की तैयारी शुरू कर देता है, जहां कोई कैमरा नहीं होता, मगर कई आंखें इस मंजर को कैद कर लेती हैं, जहां अदाकारी सिखाने वाले हिदायतकार का नाम वक्त है। फ्लैशबैक में एक और चेहरा उभरता है। उससे छोटी उम्र का बच्चा है जो चिप्स बेचते हुए कह रहा था, बाजी एक पैकेट ले ली, सिर्फ 1 रुपए का है।
मुझे रास्ते में चीजें खाना पसंद नहीं, इसलिए इनकार कर देती हूँ और पूछती हूँ, तुमने खुद भी कभी खाए हैं चिप्स? नहीं जी। कमाल है बाबा, तुम खुद नहीं खाते और दूसरों को। मेरा जुमला अधूरा रह जाता है। आंखों में हसरत झलकती है और दूसरे लम्हे गायब हो जाती है। बच्चा मुस्कुराकर जवाब देता है, बाजी, मैं बाबा नहीं, अमजद हूँ, और आप लोग जो खा लेते हैं। तब मुझे यूं महसूस हुआ जैसे हम बड़े चिप्स नहीं, बल्कि इन मासूम जहनों और रूहों को चबा जाते हैं, खा लेते हैं। मैं ये सोचकर कांप गई। मुझे उसकी मासूमियत और हुस्न सादगी पे बहुत प्यार आया, बहुत ज्यादा प्यार। बेटा ऐसा करो, ये रुपया ले लो और समझना कि बाजी ने चिप्स खा लिए। उसने रुपया मुझे वापस कर दिया। बाजी, मैं इस तरह पैसे नहीं लेता, अम्मी ने मना किया है ना, और फिर मैं भिखारी थोड़ा ही हूँ। मजदूरी करता हूँ जी, मजदूरी। सुबह पढ़ता हूँ स्कूल में। पिछले साल मैं फर्स्ट आया था, लेकिन अब अकबर फर्स्ट आएगा। उसके अब्बा बड़े अफसर लगे हुए हैं ना, और उन्होंने मिस को आप चिप्स लेना, लेंगी ना बाजी? अपनी उम्र से बड़ी बातें करने वाले को मैंने जिंदगी की दुआ दी थी और उसकी पेशानी चूम ली थी। तब मुझे अहमद शमीम की वो नज्म याद नहीं थी जिसमें खूबसूरती की परिंदों पर नज्म लिखने की बात है। दूर दूर की झीलों में बसने वाले अपनों की बात है। आंगन में उतरने वाले नए दिन की मुसाफिर जब किरण की साथी बनती है, तब इन जुगनुओं और तितलियों के देश में जाने वाले फरमाइश करते हैं, अम्मी, हमें माथे पे बोसा दो।